देश की सबसे पुरानी सियासी पार्टी में करीब 50 सालों तक काम करने वाले गुलाम नबी आज़ाद साहब हमारे साथ इस वक्त खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। आज के दौर में गुलाम नबी आज़ाद साहब ने अपने सियासी यात्रा में को लेकर एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम आज़ाद है। आखिर उसका मतलब क्या है, उसका शीर्षक आज़ाद क्यों रखा गया है, खुद आपसे हम बातचीत कर लेते हैं। सर, आपका स्वागत है न्यूज़ नेशन पर। पहला सवाल कि आपने अपनी पुस्तक का नाम, किताब का नाम आज़ाद ही क्यों रखा? मेरा पेन नेम आज़ाद, मेरी नई पार्टी बनाई उसका नाम भी आज़ाद और बुक भी आज़ाद लिखी, क्योंकि मेरी बहुत सारे लोग जी हम पर आरोप लगा के इसके कहने से बनाई, उसके कहने से बनाई। तो मैंने उनको बताया गुलाम नबी आज़ाद किसी के कहने से पार्टी न छोड़ी, न किसी के कहने से नई पार्टी बनाई। उसकी सोच आज़ाद है, अपने दिमाग से सोचता है, अपने दिमाग से निर्णय लेता है, जैसा भी निर्णय हो, और हमेशा ज़िंदगी में अच्छा ही निर्णय है। तो बुक का नाम भी आज़ाद है और बेबाक लिखा है। किसी के खिलाफ मेरे लिखने की मंशा नहीं थी, लेकिन जिसने जो अच्छा किया है उसके बारे में अच्छा लिखा है, और उस व्यक्ति या पार्टी से जो गलती हुई है उसको भी लिखा है। तो किसी को बचाने के लिए या किसी को ऊंचा करने के लिए मैंने वो नहीं लिखा है। तो एक आज़ाद सोच से, एक इंडिपेंडेंट, आज़ाद का मतलब है इंडिपेंडेंट, एक इंडिपेंडेंट सोच सामने रख कर मैंने लिखा है, इसलिए बुक का नाम भी आज़ाद रखा। सर, अब गुलाम नबी आज़ाद कोई एक दिन में नहीं बनता। आपकी सियासी पारी 50 साल की रही है। 50 साल का अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता है। किसी भी अनुभव का, किसी भी फील्ड में, कोई कितनी बड़ी एजुकेशन हो, कितना बड़ा ज्ञान हासिल करे, बुकिश नॉलेज हासिल करे, कहीं अमेरिका, बरतानिया सब यूनिवर्सिटीज़ का नॉलेज हासिल करे, लेकिन अगर ज़मीन का नॉलेज नहीं होगा तो वो कामयाब नहीं हो सकता। आपने अपनी किताब में नरसिम्हा राव का जिक्र किया है, बाबरी ढांचे को लेकर भी आपने जिक्र किया है। बाबरी ढांचे को लेकर क्या आपका अनुभव रहा? मैंने जिक्र किया है कि बाबरी जो ढांचा था वो शायद नमाज के हिसाब से इतने उसकी इम्पोर्टेंस न रही हो जी लेकिन सेंटिमेंट होता। आज जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जम्मू कश्मीर में लोग खुश हैं क्या आर्टिकल 370 से? मैंने कहा बिल्कुल नहीं खुश हैं। अरे उसमें तो सब खत्म हो गया, प्राइम मिनिस्टरशिप उसमें अब खत्म हो गई, राष्ट्रपति खत्म हो गया, सब कुछ सेंटर से चलना 50 साल में, 70 साल में। तो अब दफ्तर 370 में क्या था जो ख़त्म हो गया? मैं कहता बिल्कुल कुछ नहीं था, सब खत्म कर दिया था कांग्रेस के राज्यों में। अब तो हिंदुस्तान की जैसी दूसरी राज्य हैं वैसी थी, लेकिन सेंटिमेंट था। सेंटिमेंट वैसा ही सेंटिमेंट था जैसे सैकड़ों साल हुए बाबरी मस्जिद में कोई नमाज नहीं पढ़ता था। मेरे ख्याल में आधे प्रतिशत मुसलमानों के हिंदुस्तान के या यूपी ने बाबरी मस्जिद की शक्ल भी नहीं देखी थी, लेकिन सेंटिमेंट था। हमारे देश में हमारे मंदिरों की कमी नहीं है, लेकिन हमारे हिंदू भाइयों का सेंटिमेंट राम मंदिर से जुड़ा हुआ। कितने साल आज़ादी से पहले भी था, आज़ादी के बाद भी रहा, हर रजीम में रहा, नेहरू के वक़्त में रहा, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के वक़्त में रहा, नरसिम्हा राव के वक़्त में रहा, और जब तक अब बनना शुरू नहीं किया तब तक सेंटिमेंट बना रहा। तकरीबन 2 सेंचुरीज़ में साउथ में सेंटिमेंट है, हिंदी का नहीं है, हमारी लोकल लैंग्वेज चाहिए। इसी तरह से लोगों का सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है लोगों का कश्मीर से आर्टिकल 370 का। ये एडिशनल आपने सवाल नहीं पूछा, मैंने जवाब दिया। इसी तरह से बाबरी मस्जिद, मैंने कहा कि शायद नमाज पढ़ने की तरह वो जामा मस्जिद दिल्ली की तरह नहीं था या और किसी मस्जिद की नहीं था, लेकिन एक सेंटिमेंट मुसलमानों का, जिसने बाबरी मस्जिद देखा नहीं, जिसने बाबरी मस्जिद सुना हमारी मस्जिद है, जिसको लिया जा रहा है, सेंटिमेंट था। तो प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर दोनों अनुभवी थे, दोनों मुख्यमंत्री रह चुके हैं, दोनों ने लॉ एंड ऑर्डर को संभाला है। सुप्रीम कोर्ट ने तो इजाज़त दी इन लोगों को वहाँ जाने की, ठीक है, वहाँ तक ठीक है, लेकिन क्या प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को ये नहीं सोचना चाहिए था
जब लाखों लोग जाएंगे वहाँ तो ये उस जगह तो तोड़ भी सकते हैं, बिल्कुल। नुकसान भी कर सकते हैं। तो होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को क्या चाहिए था, वहाँ 50,000 60,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाना चाहिए था और इक्विपमेंट होनी चाहिए, लाठी चार्ज, मैं नहीं कहता मारना चाहिए था, वो अपना लाठी चार्ज के लिए हो सकता है। और 50,000 देखकर कौन जाता आगे, हाँ? तो नहीं किया, कोई बंधन नहीं किया। यानी मानते विफलता थी, बचाया जा सकता था, बिल्कुल बचाया सकता था। और उस दिन से ये जो बाबरी मस्जिद से जो आज हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आज देश खतरे में है और कम्युनल डिवाइड है, ये कम्युनल डिवाइड की शुरू तो बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन से हुआ। जो विवाद पूरा हुआ, जो पूरे हिंदुस्तान में दंगे फसाद हुए, पूरे कोई स्टेट नहीं रहा जहाँ दंगे फसाद नहीं हुए, तो वो डिवीजन तो तब से हो गया। सर नरसिम्हा राव की मानते बहुत बड़ी विफलता थी दोनों की, होम मिनिस्टर की भी और उससे। इसलिए आप बुक पढ़ लीजिए तो मैंने वो और प्रूव हो गया उससे, क्योंकि लोग चाहते थे, पार्लियामेंट सेशन में था, मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर था, तो ऐसे हालात में जहां बाबरी मस्जिद हो और तमाम अपोजिशन पार्टियां एक साइड हो जाएं, दुर्भाग्य से नहीं, देश तो बढ़ गया था हिंदू मुसलमान में, लेकिन पार्लियामेंट नहीं बटा था। पार्लियामेंट में हिंदू मुस्लिम एक थे, सब एंटी बीजेपी उस वक्त। और मैं सोचता था कि ऐसा माहौल था कि अगर हम बीच बचाव नहीं करते तो हाथापाई हो जाती थी। और हमारे जो हिंदू भाई थे दूसरी पार्टीज़ के, वो मुसलमानों से भी ज़्यादा आगे आए थे कि ये बीजेपी ने गलत किया। और अपोजिशन वाले सब चाहते थे कि प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफे से नीचे तब तक हम पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे, ये उनकी मांग थी। बड़ी मुश्किल से मैंने अपोजिशन को मनाया, देखो हमारी माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, अगर प्राइम मिनिस्टर जाएगा तो सरकार गिर जाएगी, सरकार गिर जाएगी तो बीजेपी आ जाएगी, है? इस तनाव में हमारी पहले ही मेजॉरिटी नहीं है, तो आप बीजेपी को आना चाहते, कहा नहीं वो नहीं आना चाहते। तो मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर को छोड़ दो, ऐसा आदमी को पकड़ो जिससे सरकार नहीं गिरेगी और जो असली रिस्पॉन्सिबल है वो होम मिनिस्टर है। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि सर कि आप बाबरी मस्जिद गिरने के बाद नरसिम्हा राव सरकार को आपने बचाया इस बारे में मेरी बुक में है जी। वो इसलिए बचाया कि हमारे पास 25 MPs पहले ही कम थे। अगर प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा देता तो इलेक्शन हो जाते, इलेक्शन हो जाते तो बीजेपी पावर में आ जाती, तो फिर तो और भी खराब हो जाता। तो बीजेपी पावर में नहीं आए तो मैंने कहा भाई मैं नरसिम्हा राव को छोड़ो, होम मिनिस्टर का मैं इस्तीफा करवा दूंगा, क्योंकि वो तो होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर एक ही है। बिल्कुल। और होम मिनिस्टर, ये तो होम मिनिस्टर का काम है ना, प्राइम मिनिस्टर की उसकी इजाज़त नहीं लेनी थी, लॉ एंड ऑर्डर तो उसका काम है, पैरामिलिट्री फोर्सेस उसको भेजने का काम था। तब मान गए और बड़ी मुश्किल से मैंने प्राइम मिनिस्टर को मनाया कि भाई तुम्हारे तो बचा लिया, लेकिन होम मिनिस्टर को जाना पड़ा। तो मैं उनके घर चला गया। इतने में राजेश पायलट मेरे पास आ गए, क्या कर रहे हैं, मैं PM के जा रहा हूँ। तो कहा मुझको भी ले जाओ, उनको बड़ा शौक था। तो मैंने उनके सामने ही बताया कि भाई ऐसे ऐसे है, होम मिनिस्टर को जाना चाहिए, ये 12 बजे है। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अच्छा तुम जाओ। देखो खुद प्राइम मिनिस्टर की हिम्मत नहीं थी कि होम मिनिस्टर को बनाने की, क्योंकि उससे पहले भी उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर को इस्तीफा देना था तो मुझे भेजा था, हमारे गुजरात के थे फॉरेन मिनिस्टर, तो वो बेचारे भले आदमी थे। मैं उनके घर गया इस्तीफा लेने के, उन्होंने इस्तीफा उसी वक्त दिया। कुछ एक संदर्भ में था, वो बुक में लोग पढ़ेंगे। बोफोर्स के संदर्भ में उन्होंने विदेश में कोई स्टेटमेंट दिया था, उसमें बड़ा विवाद पार्लियामेंट में हुआ। तो PM ने कहा इस्तीफा लो, और आपको कहा मुझे कहा ले लो, उन्होंने विचारण दिया, मैंने पार्लियामेंट में अनाउंस कर दिया। इस दफ़ा भी उन्होंने कहा, मैंने कहा आप कहो, नहीं आप कहो, आप पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर। देखो उस वक्त इतनी ताकत तो देते थे कि मैं होम मिनिस्टर का इस्तीफा ले सकते थे मिनिस्टर होकर। मैं गया तो होम मिनिस्टर सोए हुए थे। ये भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि बाबरी मस्जिद के ये 1-2-3 दिन बाद की बात है। देश में तनाव का माहौल था। तो उठवाया मैंने उनको ज़बरदस्ती कि भाई बहुत उठे। वो कहा क्या, मैंने कहा इस तरह से विपक्ष चाहती है कि आपको इस्तीफा देने, होम मिनिस्टर का इस्तीफा। और PM ने कहा है कि 4 बजे
मेरी कमरे में सदन में आना जी। और मैं भी वहाँ हूँगा। वहाँ आप अभी देना चाहते हैं अभी दीजिए, मैं पीएम को दूंगा। नहीं हाथ से ही देना है तो पीएम ने 4 बजे फिक्स किया है। तो इस बीच में मैंने 12 बजे ही कह दिया अपोजिशन को, मीटिंग हो गया कि भाई हो गया उसका इस्तीफा, डन, 4 बजे ठीक, पार्लियामेंट चल पड़ी है। अब मेरे कहने से पार्लियामेंट चल पड़ी। तो 4 बजे हम पहुंचे पार्लियामेंट, पीएम के कमरे में। पीएम आ गए शार्प 4। अब होम मिनिस्टर इंतजार कर रहे हैं 5, 4:30, 5, 5:30। होम मिनिस्टर कहीं नहीं, उनके घर पे टेलीफोन करते हैं तो वो कहते हैं यहाँ तो नहीं है। ऑफिस करते हैं यहाँ नहीं है, कहाँ है? होम मिनिस्टर गायब। हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर को हाथ ले आ रहा है और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को हाथ। ये कहानियां पूछनी चाहिए लोगों को। ये सिर्फ राहुल गांधी मोदी यही पूछते हैं, ये हिस्टोरिकल चीज। बिल्कुल आपने सर, आप निश्चित तौर पे इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि आपने उस मौजूदा वक्त की सरकार को बचाया और आपने अपनी किताब में भी जिक्र किया मेरे बुक। और जब होम मिनिस्टर आए नहीं, 6 बज गए, होम मिनिस्टर नहीं आए, हाउस भी 5 बजे खत्म हुआ, उन दिनों 5 बजे खत्म हुआ। तो अब हम 2 ही भूतों की तरह बैठे हैं, अब क्या होगा? अब मुझे फिक्र है कि मैंने हाउस तो चलवा दिया, अब ये अपोजिशन वालों को क्या जवाब दूंगा सुबह, क्योंकि वो तो देखेंगे न्यूज़ कुछ नहीं आते। तो पीएम ने कहा कि अब फेस्ट नहीं करो, मैं रात को बुलाऊंगा उसको, इस्तीफा कराऊंगा। राव साहब ने बोला। हाँ, दूसरे दिन गए, कुछ नहीं। सुबह मैंने पीएम से पूछा क्या हुआ, कहा वो हाथ ही नहीं आ रहे। तो मैंने अपने बुक में, तब तक पीएम ने लिखा, लेकिन मैंने लिखा है कि कितने अच्छे थे लीडर अपोजिशन कि उन्होंने दूसरे दिन मुझे कहा, देखो आज़ाद साहब, आप पर हमने फेथ किया था, आप बहुत अच्छे पार्लियामेंटेरियन मिनिस्टर हैं, हमको भी साथ लेते हैं, लेकिन इसमें आपने डॉज किया। तो मैंने कहा कि भाई मुझे माफ़ी दे दो, आई एम वेरी सॉरी, मेरे साथ खुद धोखा हुआ, मेरे साथ खुद धोखा हुआ है, तो मैं क्या आपको बताऊं। लेकिन मैंने अपने बुक लिखा है कि कितने अच्छे लीडर थे कि उन्होंने उसके बाद भी मुझे कोऑपरेट किया और मुझे बुरा नहीं समझा कि मैंने इतना धोखा उनको दिया। सर यही अंतर है उस दौर की राजनीति की और आज के इस दौर की राजनीति। और बाद में मैंने बुक में लिखा है कि ये असली जो ही 12 बजे मेरा अपना अंदाज़ा है एज ए, वरना ऐसे कह सकता प्राइम मिनिस्टर को होम मिनिस्टर हाथ नहीं आए, और प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर वो एक थे, इकट्ठे क्लासमेट हैं, वो एक दूसरे की कसम नहीं खाते थे, वो दिन में और रात में 10 दफ़ा मिलते थे, मुलाकात करते। तो इस तरह से वो 2-3 दिन प्राइम मिनिस्टर ने निकाले और पार्लियामेंट चल पड़ा। तो मैंने बुक में लिखा है कि मेरा अपना अंदाज़ा है कि वो प्राइम मिनिस्टर जहाँ बड़े अच्छे आदमी थे, वहाँ इस मामले में अपने दोस्त को उन्होंने बचा लिया। उन्होंने मेरे इधर आने के बाद होम मिनिस्टर ने उससे पूछा होगा फ़ोन पे, रेक्स पे, कि इस तरह से गुलाम नबी आया था ये, तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा होगा तुम नहीं आना, तुम गायब हो जाना 2 दिन, तो वो गायब हो गए। वरना अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं आए तो प्राइम मिनिस्टर अपने आप से भी ड्रॉप कर सकते थे, सैक कर सकते थे, लेकिन नहीं किया, बचा लिया। तो कहने की मिली भगत थी दोनों की। वो दोनों की मिली भगत थी। लेकिन सर अब सवाल ये भी है, क्योंकि हम अगर आप कांग्रेस के बारे में बात करें, 50 सालों तक आपने कांग्रेस की सेवा की। अगर हम 1885 से लेकर 1947 तक बात करें तो तमाम अल्पसंख्यक समुदाय से लोग अध्यक्ष रहे, करीब 13 से 14 अध्यक्ष बने हैं। लेकिन 70 सालों में न कोई मुसलमान, न कोई सिख, न कोई पारसी अध्यक्ष पार्टी का नहीं बन पाया। क्या वजह मानते हैं? वो मैंने लिखा है इसमें, अपने बुक में मैंने लिखा है कि कांग्रेस भी प्री इंडिपेंडेंस वाली कांग्रेस अलग थी, पोस्ट इंडिपेंडेंस वाली कांग्रेस अलग थी। प्री इंडिपेंडेंस वाली कांग्रेस में वो एक जो सब समुदाय को, सब धर्मों को, सब जातियों को, सब रीजन को चलाने की क्षमता थी और या भावना थी, वो आज नहीं है। यही कारण है कि 1885 के बाद 1947 के तक क्रिश्चियन भी प्रेसिडेंट बने, मुस्लिम भी 5-6 मुसलमान बने, क्रिश्चियन 5-6 बने, पारसी 2-3 बने उन 70 सालों में। लेकिन 75 सालों में कोई मुस्लिम नहीं, कोई क्रिश्चियन नहीं, कोई एससी नहीं, कोई सिख। क्या आज़ाद साहब अध्यक्ष नहीं बन सकते थे? कोई भी बन सकता था। आप क्यों नहीं बने? अरे 5-6 बन सकते थे, नहीं बनाने की इच्छा। तो
मैंने कहा कि इससे भी देश को नुकसान कांग्रेस की, जो मुसलमान हट गया आहिस्ता आहिस्ता, तो उनको लगा कि हमको खाली यूज़ किया जाता है। नौकरी में 1%, अब मुश्किल से 2-2.5% हो गई है, 1-1.5%, बिजनेस में 1% जी। और पार्टी में 1%, 0% पार्टी प्रेसिडेंट में। तो कैसे आप कॉन्फिडेंस में ले सकते हो? SCs को मैंने लिखा है, 93 का लिखा है वर्किंग कमेटी में। मैंने कहा कि SCs को तो रिजर्वेशन मिल गई, लेकिन रिस्पेक्ट नहीं मिली। नहीं, ये आप महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, लेकिन वर्किंग कमेटी आपके दौर में हुआ करती थी। आप भी संगठन महासचिव कई बार आप बने, आप महासचिव कई दशकों तक आप रहे। उस वक्त की कांग्रेस वर्किंग कमेटी और आज की कांग्रेस वर्किंग कमेटी को किस तरीके से आप देखते हैं? देखो, मैं इंदिरा जी की वर्किंग कमेटी में भी स्पेशल इनवाइटी जाता था एज ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट जी। तो मैंने इंदिरा गांधी की वर्किंग कमेटी देखी, राजीव गांधी की वर्किंग कमेटी, तो मैं वर्किंग कमेटी भी था और पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर भी था, जो सिर्फ 8 ही मेंबर थे, जिसमें नरसिम्हा राव जैसे, के करुणाकरण जैसे, हमारे बनारस के सबसे ये क्या महान लीडर, ब्राह्मण लीडर बनारस के, वो जैसे लोग रहते थे, उसका मेंबर थे। फिर केसरी जी के वक्त में थे, राव साहब के वक्त में वर्किंग कमेटी थी। उस वक्त 30-23 प्रेसिडेंट को मिला के 22-23 मेंबर होते थे वर्किंग के। कभी 1 या 2 स्पेशल इनवाइटी होते थे। बड़ा कोई मकसद क्या है सर इतने इनवाइटीज बनाने के पीछे? 1 या 2 होता था, लेकिन उन 1 या 2 को स्पेशल इनवाइट को साल में अगर 10 मीटिंग वर्किंग कमेटी में बुलाई तो 11वीं में बुलाया जाता था। आज वर्किंग कमेटी 25-26 मेंबर है और 60 मेंबर स्पेशल इनवाइटी है। उसमें नेशनल लेवल वाला लीडर है और ब्लॉक वाला लीडर भी है। तो जो नेशनल वाला लीडर है वो ब्लॉक वाले लीडर के सामने कुछ बोलता नहीं, क्योंकि नेशनल वाला लीडर जो हमारे वक्त में, तो आप कांग्रेस का वर्किंग कमेटी में प्रेसिडेंट का विरोध करते थे। यहाँ अगर हम सलाह भी दें, वो ब्लॉक वाला कहता आप कैसे सलाह दे सकते हैं, ये हाईकमांड का, ये कांग्रेस प्रेसिडेंट का अधिकार है। तो फिर सीनियर लोग बोलते ही नहीं है। तो वो सीनियर ना, उनको खामोश करने के लिए उनसे दुगना नंबर स्पेशल इनवाइटी है। आजाद साहब, आप घाटी से आते हैं, घाटी में 370 हटा दिया गया। सरकार कह रही कि 370 हटने के बाद विकास जबरदस्त हो रहा, विकास की नई लकीर खींच दी गई। आप क्या समझते हैं? देखो, विकास और सेंटिमेंट अलग होता है। मैंने पहले भी आपको मिसालें दी। विकास तो हिंदुस्तान में हो रहा था, लेकिन मंदिर और मस्जिद का सेंटिमेंट तो बना रहा ना। और साउथ में भी विकास था, हो रहा। ज़रा हिंदी लगा के देख लीजिए, कल ऑफिशियल लैंग्वेज बनाइए, जैसे कश्मीर में बनाइए ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू को करके। तो ये एक सेंटिमेंट होता है। विकास की एक अपना जगह होता है, सेंटिमेंट की कोई विकास से मतलब उसको जीता नहीं जा सकता। विरोध करते हैं 370 का आज भी आप? आज भी करता, बराबर। गलत था, मैं गलत था सरकार का निर्णय। 50 साल तक कांग्रेस में आप रहे, कांग्रेस में आपने तमाम तरीके के काम किए, मंत्री आप रहे। मान लीजिए आज के दौर में सोनिया गांधी या खड़गे जी कहते हैं कि आज़ाद साहब आइए, जो भी गिले शिकवे खत्म करते हैं, पार्टी ज्वाइन करें। देखो, न सोनिया जी पार्टी चला रही, न खड़गे जी चला रहे। अध्यक्ष तो हैं खड़गे जी। अध्यक्ष थोड़ी पार्टी चलाता है, पार्टी तो राहुल जी चलाते हैं। नाम सिकंदर रखने से वक्त सिकंदर हो न सका। सिकंदर कौन था? द अलेक्जेंडर द ग्रेट। बहुत सारे नामों का अलेक्जेंडर नाम है, तो अलेक्जेंडर थोड़ी हुए। यानी रिमोट कंट्रोल राहुल गांधी के पास है। रिमोट नहीं कहूँगा, डिसीजन वो लेते हैं। राहुल गांधी अडानी के मुद्दे को उठा रहे हैं लगातार। आपको लगता है अडानी के उद्योगपतियों से आज के दौर में क्या संपर्क वाकई कांग्रेस के खराब हो गए? नहीं, उनके हैं और अडानी से भी है। इसलिए तो अडानी को बिजनेस दिया है 2 कांग्रेस स्टेटों में, ये राजस्थान में भी उसको बिजनेस दिया है, और क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ में बिजनेस दिया है। फिर विरोध किस बात का? ये दिखावा तो है ना।
राहुल गांधी की सदस्यता चली गई लोकसभा से, घर भी उनका खाली हो रहा है, इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? उसको मैं बहुत जगह कहा है कि खुद किए तुमने अपने दीवारों के सुराख, खुद किए तुमने अपनी दीवारों के सुराख, अब अगर कोई झांक रहा है तो शोर कैसा? आपने खुद फाड़ दिया ऑर्डिनेंस। राहुल जी गांधी की समझ में आज आया, हमारी समझ में 11 साल पहले आया था कि ये गलत है प्रोविज़न, इसीलिए ऑर्डिनेंस लाया था, इसीलिए हमने लोकसभा पार्लियामेंट में लाकर उस प्रोविज़न को ख़त्म करना था। इसने कहा ये लॉ बहुत अच्छा है, रहना चाहिए, तो अच्छा है, तो अब क्यों शोर कर रहे हैं? लेकिन आपने उस वक्त विरोध क्यों नहीं किया अगर गलत है तो? अब प्राइम मिनिस्टर ने किया नहीं, दूसरे कैबिनेट ने किया नहीं, तो मैं अकेला क्यों तकलीफ़ है? मुझे अकेले क्या तकलीफ़ थी? लेकिन कलेक्टिव डिसीजन था, ये गलत है। आपको नहीं लगता है उस वक्त की जो कैबिनेट थी वो कमज़ोर थी इसलिए कोई आवाज़ नहीं उठा? नहीं, उस कैबिनेट को क्यों दोष देते हो? उनको क्यों नहीं दोष देते हो कि इसने कैबिनेट का और राष्ट्रपति का अपमान किया था और आज खुद भुगतना पड़ता है? उसके विवेक और उसकी बुद्धि पर क्यों नहीं आप बोलते हो? उनको क्यों मुलजिम ठहराते हो? आपका 50 साल का अनुभव है, हम लगातार ये कह रहे हैं, क्या वाकई आज के दौर में लोकतंत्र कमज़ोर हो गया है? लगातार विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस ऐसा कह रही है। देखो, हम लोग जब इमरजेंसी लगाई थी, कांग्रेस पर भी यही आरोप था। तो हर दौर में जो हुक्मरान होता है उस पर यही आरोप लगते हैं कि लोकतंत्र कमज़ोर है, लोकतंत्र खत्म कर वो दिया। कह रहे हैं ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करती है। हाँ, गलत। ईडी सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा है, बहुत गलत है। लेकिन हमारे वक्त में कहा था कि आप सब लीडरों को बंद कर दिया। आपको लगता है ऐसा कि जो चुनी हुई सरकारें हैं उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए? नहीं करनी चाहिए, न हमको करनी चाहिए थी अपने वक्त में। कांग्रेस ने किया? की एक बार नहीं कही, कई बार किया। कोई ऐसा एग्जाम्पल? नहीं, अब मैंने एग्जाम्पल की, मैंने कहा कि हर दौर में अब इनके वक्त में ज़रा ज़्यादा हो रहा है। बीजेपी के दौर में ज़्यादा सरकारें गिराई जा रही हैं, बीजेपी के दौर में ज़्यादा उसका दुरुपयोग हो रहा है, इसको तो मैं मानता हूँ। प्रधानमंत्री आपके दोस्त हैं, आप उनको हमारे समझाते कोई नहीं? प्राइम मिनिस्टर दोस्त नहीं, वो प्रधानमंत्री, हम एक साधारण आदमी हैं। लेकिन पार्लियामेंट में तो रोए थे। पार्लियामेंट वो एक प्राइम मिनिस्टर की गरिमा और अपोजिशन की गरिमा और पार्लियामेंट की गरिमा को रखने के लिए उन्होंने वो एक भाषण किया जो उनका बड़ापन था। बाकी हमारी विचारधारा अलग है, पार्टियां अलग है, सोच अलग है, उनकी अपनी सोच है, हमारी अपनी सोच। सर 2024 को आप किस तरीके से देखते हैं? 2024 लोकसभा चुनाव में क्या आपको दिखाई दे रहा है? अभी नहीं कह सकता मैं, अभी बहुत सारी चीज़ें होंगी। अलायंस होगा, नहीं अलायंस होगा, विपक्ष के होगा, नहीं होगा, कौन कौन बड़ी पार्टियां उस विपक्ष का हिस्सा होंगी, गठबंधन का हिस्सा होगा, ये सब उस पर निर्भर है। राहुल गांधी मुकाबला कर पाएंगे प्रधानमंत्री मोदी का? वो देखें, अच्छा है, मुकाबला कर पाएँ तो अच्छी बात है, देखेंगे। आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे क्या लगता है, मुझे अब मैं उस पार्टी में नहीं हूँ तो मैं क्यों कहूँ क्या लगता है। आप सियासतदान हैं, 50 साल का आपका अनुभव है, आपको अगर हम व्यक्तिगत तौर पे आपको क्या लगता है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना ऑरा है, 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, राहुल गांधी वाकई मुकाबला कर पाएंगे? मैं अगर कहूँगा कि मोदी जीत जाएगा, कहेंगे बीजेपी वाले हैं। मैं कहूँगा कांग्रेस जीत जाएगी, कहेंगे ये कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। कांग्रेसी सोच बहुत छोटी है। जी। जब इलेक्शन हुए थे तो मुझे मीडिया ने जम्मू पूछा, हिमाचल और गुजरात, मैंने कहा हिमाचल कांग्रेस जीतेगी, गुजरात बीजेपी जीतेगी। तो दोनों चीज़ों को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया। गुजरात जीतने पर कहा कि ये बीजेपी वाले हैं, हिमाचल जीतने पर वह कहा कि ये तो कांग्रेस ज्वाइन करने वाले मेरी पार्टी को तोड़ने के लिए लग गए सब, कि भाई ये तो अभी कल आ रहे हैं ये कांग्रेस में, तो आज तुम सब पार्टी वाले ज्वाइन करो वरना बाद में कोई नहीं लेगा। तो ऐसी तो छिछोरी हरकतें वो करते हैं। तो उसके बाद मैंने छोड़ ही दिया, मरो, अगर मैं कहने वाला भी हूँ कहीं जीत पाओगे, मैं क्यों कहूँगा। सर हमने आपको संसद भवन के भीतर देखा है, राज्यसभा में हमने देखा है, बतौर मंत्री देखा है आपको लोकसभा में भी हमने देखा है। सवाल अब ये है कि सर जिस तरीके से वॉश आउट हुआ है, पूरा सेशन हंगामा होता रहा है,
केंद्र सरकार कहती रही, बीजेपी वाले कहते रहे कि राहुल गांधी माफ़ी मांगे। किस तरीके से आप देखते हैं आज के इस दौर के लोकतंत्र को? दोनों का कसूर है, रूलिंग पार्टी का भी कसूर है, विपक्ष का भी कसूर है। और जब सदन नहीं चलता है तो सबसे खुश रूलिंग पार्टी होती है। इसलिए अपोजिशन का काम होता है कि ये इंश्योर करे कि सदन चले और उसकी खिंचाई करे। इसमें तो कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाता। आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से बाहर बोला वो नहीं बोलना चाहिए था उनको? वो नहीं बोलना चाहता, उसका विरोध हुआ उनका। देश के मसले को विदेश में उठाना क्या उचित नहीं है? ये तो हम लोगों को ABC जब सिखाते हैं राजनीति, उसी वक्त ये भी सिखाया जाता है कि विदेश में अपने देश की सरकार के खिलाफ, चाहे किसी की भी हो, देशवासियों के खिलाफ, अपनी सभ्यता कल्चर के खिलाफ, किसी समुदाय के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे? ये नहीं कह सकते कौन बनेगा, बहुत 1 साल है अभी पड़ा हुआ, 1 साल से ज़्यादा पड़ा है, मई अगले साल में होगा। 1 साल में 13 महीने बहुत होते हैं राजनीति में बदलाव के। पक्का नहीं बनेंगे? नहीं, मैं कह नहीं सकता ना हाँ या ना कह सकता। आपकी भी सियासी पार्टी है, कहाँ देखते हैं 2024? नहीं, मेरी पार्टी तो नहीं उस कंपटीशन में नहीं है सरकार बनाने की यहाँ की। हमारा तो छोटा मोटा कंपटीशन जम्मू कश्मीर में है, और देखें अपनी तरफ से प्रयास करें कि हमारी सीटें, अच्छी सीटें आएँ तब, ताकि हम सरकार बनाएं या सरकार का हिस्सा हो जाए। क्या हम घाटी के अगले मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं? नहीं, ये कोई मुख्यमंत्री हमारे लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। एक ठीक है, पार्टी एक वातावरण में हमको छोड़ना पड़ा, और बजाय घर बैठने के लिए जब हमारा दिमाग और टांगें और ज़बान बहुत अच्छी तरह से अभी भी चल सकती है, कई लोगों से ज़्यादा जो 30 साल के हैं, 40 साल से हैं जी, और मीनिंगफुल चलती है, तो उसका उपयोग करना चाहिए। दूसरी किताब कब आ रही है आपकी? इलेक्शंस के, लोकसभा इलेक्शंस के बाद। उसमें क्या होगा? उसमें हंगामा होगा। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। गुलाम नबी आज़ाद साहब खास बातचीत हमसे कर रहे थे, और जिस तरीके से बेबाक बोल इन्होंने रखे, और जिस तरीके से आज़ाद इनका नाम है तो आज़ाद इनके ख्यालात भी हैं, और बेबाकी से इन्होंने न्यूज़ नेशन से बातचीत की है। देखते रहिए लगातार न्यूज़ नेशन, खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।